न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, पहले देखो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस मेड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक शॉर्ट नोट की तरह नोट है। ठीक है, इससे आपका ये अगर पूरा शॉर्ट नोट अगर पढ़ लेते हैं तो इसमें न्यूक्लियाई और रेडियो एक्टिविटी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो यहाँ पे देख लिए, जो न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन है ये इज स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन। मास जो न्यूट्रॉन का जो होता है वो क्या होता है, स्लाइटली ज़्यादा होता है किससे, प्रोटॉन के मास से। ठीक है, जिसे न्यूट्रॉन को मास देख रहे थे कितना हो गया, 1.67 इंटू 10⁻27। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का 1.67 इंटू 3 है यहाँ पे, थोड़ा सा एकदम क्या है, इससे ज़्यादा है किसका, न्यूट्रॉन का मास। दिस इज ए वेरी स्मॉल, सो वी यूज अनदर यूनिट एटॉमिक मास यूनिट यू। और ठीक है, हम लोग देखो यहाँ पे 1 MeV, इसको जो होता है 1 MeV मतलब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम क्या बोलते हैं, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ईवी को क्या बोलते हैं, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ये सबको याद रखना है। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू क्या होता है, इस चीज़ को भी याद रखना है, 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल। इसको एवोगाड्रो नंबर का मतलब है कि 1 मोल में इतना एटम। ठीक ना, 1 मोल मतलब 1 एवोगाड्रो नंबर, और 1 एवोगाड्रो नंबर मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं 1 MU होता है, जो 1 U जो होता है वो होता है 3931 MeV/c²। ठीक है, इस सब का ज़्यादा जरूरत नहीं है, सब शॉर्ट नोट में बस इसको याद रखना है। नेक्स्ट जो है E = mc²। आइंस्टीन इक्वेशन है, E = mc²। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, M क्या है, मास इक्विवेलेंट। ठीक है, जैसे ये न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मान लो X कोई एलिमेंट है जिसका यहाँ पे Z है और ये है, ये जो देखते हैं जिसे लिखा रहता है हाइड्रोजन, चाहे हाइड्रोजन लिखा रहता है तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ। तो ये जो नीचे लिखा रहता है उसका मतलब क्या है, ऊपर लिखा है उसका मतलब क्या है। ठीक है, समझ में आया तुमको ये बात। ठीक है, तो जैसे Z है तो Z क्या हो गया, प्रोटॉन, उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और ए क्या है, मास। मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ना मास बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो गया A = Z+N। ठीक है, उसी तरह से कुछ कुछ टर्म है, जैसे आइसोटॉप्स। आइसोटॉप जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम और मास अलग रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप। आइसोबार किसको बोलते हैं, सेम नंबर ऑफ मास, जिसमें मास सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोबार। जिसको आइसोटोन किसको बोलते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट जेड। आइसोटोन, टोन से लग रहा है कि न्यूट्रॉन, ठीक है ना, जिसमें न्यूट्रॉन सेम है उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोन। आइसोटॉप्स जिसमें प्रोटॉन सेम, मतलब जिसमें एटॉमिक नंबर, आइसोबार जिसमें मास सेम। ठीक है, जैसे एग्जांपल से हम देख रहे हैं जिसमें प्रोटॉन सेम वाला, जिससे मान लीजिए हाइड्रोजन 1 ले रहे हैं, 1 हाइड्रोजन 1 2 हाइड्रोजन 1 3, सब हाइड्रोजन ही है, एटॉमिक नंबर सबका सेम है, लेकिन इसको ड्यूटेरियम, इसका मास 1 होता है, इसका 2, इसका 3। समझ में आया इतना। ठीक है, आइसोबार सेम नंबर ऑफ मास, जिसमें मास सेम हो, जैसे कैल्शियम, और हम पोटेशियम ले सकते हैं। मतलब पोटेशियम का कितना होता है, के का हो गया कितना, अगर हम देखें तो के का कितना हो गया, के 19, और इसका कितना होता है 40, और कैल्शियम भी ले लेते हैं 20, और इसका भी क्या होता है 40। दोनों का मास क्या है, सेम, तो एक दूसरे क्या हो गए, आइसोबार हो गया। ये जो देख रहे हैं एक दूसरे क्या है, आइसोबार हो गया। ठीक है, तो हम आइसोबार समझ गए। जैसे आइसोटॉप हाइड्रोजन का देख रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन इस तरह से जो नीचे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन प्रोटॉन, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिटियम। ठीक है, मास रेशियो क्या होता है, 1:2:3। ठीक है, न्यूक्लियर रेडियस, न्यूक्लियर का जो रेडियस देख रहे हैं, जो न्यूक्लियस होता है उसका रेडियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एटम। जैसे एटम है, अब एटम जो होता है, जैसे मान लो एटम इतना बड़ा है और एटम के अंदर में ना होता है न्यूक्लियस, तो जब भी होगा जो एटम का जो रेडियस होगा, एटम के रेडियस से तो फिक्स है कि किसका रेडियस, न्यूक्लियस का जो रेडियस वो क्या होगा, छोटा ही होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, तो वही बोला है कि रेडियस जो होता है वो कितना से होता है, इस चीज को अब याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है कि ऑब्जेक्टिव में कि बताना है कि न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो रेडियस, ठीक है,
वो जो एटम के रेडियस से कितना टाइम्स छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियस बोल रहे हैं किसी एटम का जो रेडियस है वो न्यूक्लियस के रेडियस के इतना गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, इट मीन्स almost empty, more than 99.9% of mass of atom is concentrated in nucleus। मतलब कहते हैं कि एटम के अंदर में जो होता है जो 99.9%, ठीक है ना, मतलब अधिकतर जगह जो रहता है क्या रहता है, स्पेस खाली ही रहता है। मतलब टोटल मास कहाँ कॉन्सेंट्रेट रहता है, टोटल मास कहाँ कॉन्सेंट्रेट रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे एक न्यूक्लियस का जो रेडियस है उसका फॉर्मूला है R नॉट ए, R नॉट ए 1/3, R नॉट ए 1/3। यहाँ पे क्या है, मास नंबर। ठीक है, समझिए इतना। ए क्या है, मास नंबर। R नॉट क्या है, 1.2 फर्मी, 1.2 इंटू 10⁻⁻15। इसको याद रखना है कि फर्मी, 1 फर्मी का मतलब 10⁻⁻15। R नॉट 1.2 इंटू फर्मी मीटर मतलब 1.2 इंटू 10⁻⁻15। अब जैसे देखो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में बोल रहा है ना कि बताइए एल्युमिनियम का रेडियस। ठीक है, समझो इसको, एल्युमिनियम का रेडियस बोल रहा है। तो एल्युमिनियम का रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27। तो एक जगह पे क्या रख देंगे 27, और आर नॉट का वैल्यू क्या है, आर नॉट का वैल्यू कांस्टेंट होता है, वो दिया रहता है 1.2 इंटू 10⁻1.2 इसमें इंटू 10⁻⁻15 में पढ़े ना, तो ये फर्मी में ही आएगा, जो आएगा वो फर्मी में ही। तो उसको हम 1.2 ही लिख दिए और यहाँ पे जो एक की जगह पे रख दिए 27 है उसका क्यूब कर दिए। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि यहाँ तक देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस देख लिए, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी इज इक्वल टू आप जानते हैं मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो ये क्या लिए, जैसे मान लीजिए कि आप एटॉमिक नंबर में हम लोग क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए उसके मास से, तो उसका टोटल मास निकल जाएगा। और उसको क्या कर देंगे, उसके वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे तो उसका डेंसिटी नहीं जाएगा। वॉल्यूम कैसे निकालिएगा, तो 4/3, और जो आर क्या होगा, जो न्यूक्लियस का रेडियस ले लिए, तो क्या वहाँ से वॉल्यूम हो गया, यहाँ पे मास से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरा सॉल्व होके तुम्हारा ए हो जाएगा, तुम्हारा इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस जो उसका डेंसिटी जो होता है, न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होता है वो उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि एटॉमिक मास जो हम लोग देखे थे ना कि एटॉमिक मास किससे डोनेट करते हैं, यहाँ पे देखें कि एटॉमिक मास किससे करते हैं, ए से डोनेट करते हैं। तो एटॉमिक मास है जो वो ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब क्या है कि डेंसिटी, ये याद भी रखना है कि डेंसिटी न्यूक्लियस का जो होगा वो मास पे क्या होता है, इनडिपेंडेंट होता है। ठीक है, यानी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास। ठीक है, ऑल न्यूक्लियाई हैव सेम डेंसिटी। जितना भी दुनिया के न्यूक्लियाई है, जो भी होगा, हाइड्रोजन का हो, हीलियम का, सबका जो न्यूक्लियस के डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझने जा रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट देख रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या है ना, न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंधे रहते हैं। जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, बंधे रहते हैं। इसी के फोर्स के कारण, कौन सा फोर्स के कारण, न्यूक्लियर फोर्स के कारण। न्यूक्लियर फोर्स क्या है ना कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या करता है, पकड़ के रखता है। ठीक ना, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना कि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सबको क्या करा, एक लिए पकड़ के रखा है। उसी जो फोर्स उसमें जो लगता है, ठीक ना, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। जो क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, मतलब एक कम डिस्टेंस में ही लगता है। ऐसा नहीं कि बस हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर देंगे, मतलब 1 मीटर 2 मीटर चाहे 10 सेंटीमीटर भी कर देंगे तो उसमें क्या होगा, फोर्स लगेगा ही नहीं है। ठीक है ना, फोर्स बिकम्स नेग्लिजिबल फॉर डिस्टेंस मोर देन 10 फर्मी। 10 फर्मी से भी अगर ज़्यादा हो रहा है तो 10 फर्मी जानबे करते हैं 10⁻⁻15, वहाँ पे उससे भी अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो क्या होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब बहुत कम डिस्टेंस के लिए लगता है। ठीक है, मच स्ट्रॉन्गर देन द कूलम्ब फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कूलम्ब फोर्स से भी और ग्रेविटेशनल फोर्स से भी क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। इसलिए सबसे कौन, दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स कौन है, न्यूक्लियर, उसके बाद कूलम्ब, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। द न्यूक्लियर फोर्स इज सेम बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन,
न्यूक्लियर फोर्स जो प्रोटॉन प्रोटॉन में सेम लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में सेम लगता है, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्या होता है, सेम लगता है। यह इंडिपेंडेंट है चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं प्रोटॉन प्रोटॉन में लगा, यहाँ पे देख रहे हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में लगा, यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं प्रोटॉन का मास अलग है, न्यूट्रॉन का मास अलग है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अलग है, तो यहाँ पे इस पे चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। आप मत समझिए इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला नहीं लगा देंगे के Q1 Q2, तो वहाँ पे तो चार्ज पे डिपेंड, तो उस पर हम नहीं लगा देंगे। समझिए कि वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत बड़ा पॉइंट है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब जिस प्रकार से कूलम्ब फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्म होता है, उसी प्रकार से न्यूक्लियर फोर्स का कोई नहीं होता है इस तरह से। ठीक है, जैसे कूलम्ब फोर्स में हम लोग पढ़े थे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स में G M1 M2 बाई आर स्क्वायर, तो ऐसा इसमें नहीं है। इसमें कोई न्यूक्लियर फोर्स का कोई मैथमेटिकली नहीं लिखाता है। न्यूक्लियर फोर्स इस शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, इसी के कारण लार्ज डिस्टेंस के न्यूक्लियर फोर्स का एक सेचुरेशन लेवल पे आ जाता है, क्योंकि दूसरे अधिक रहने के कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, इसी कारण बॉन्ड एनर्जी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये सब चीज़ का ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है, इसको आप लोग मत समझिए। एक ग्राफ है, इस ग्राफ को याद रखना है, तो डिस्टेंस, उसके रेडियस और पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ है। यहाँ से देख रहे हैं हम लोग मास डिफेक्ट। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं क्या है, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन के न्यूट्रॉन के अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, तो उसका जो मास है वो किसके बराबर होना चाहिए, उसके सम ऑफ प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे जो रियल में देखा जाए तो न्यूक्लियस के मास जो है उस सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से थोड़ा कम होता है। मतलब दो चीज़ के कॉम्बिनेशन से क्या है वो बना हुआ है, और दोनों के जो मास के जो सम होगा उसके मास से क्या होता है ना, जो उसका न्यूक्लियस का जो मास होता है उस मतलब जो दोनों का जो सम होगा उसके न्यूक्लियस के मास से कम होता है। और यही जो डिफरेंस जो आ रहा है ना, इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मास डिफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे बोले सम ऑफ, जो भी बोल रहे हैं कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, दिस डिफरेंस ऑफ मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, जिसको डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। क्लियर, यहाँ पे एक्स ए जेड लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका डेल्टा एम कैसे निकालेंगे, जैसे कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है और एटॉमिक मास सेम है, तो इसका हम कैसे निकाले, पहले प्रोटॉन का मास निकाले, तो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू ए को प्रोटॉन का मास, तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का मास हो गया ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, आइए को न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देते, टोटल निकल गया इस सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास। अब माइनस कर देंगे मास ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के मास के माइनस को हम कर दिए, तो क्या निकल गया, जो डिफरेंस आया वही डिफरेंस क्या हो जाएगा, मास डिफेक्ट। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, जब बाइंडिंग एनर्जी समझेंगे, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी समझना है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गया ना, नेक्स्ट देखो यहाँ से देखो, ठीक है, देखो बाइंडिंग एनर्जी देखो, यहाँ देखो ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस। जो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, जो हमको एनर्जी जो चाहिए सेपरेट करने के लिए, जो कंस्टिट्यूएंट जानती है ना, जो न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था उसको अलग करने में जो एनर्जी चाहिए उसी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम, मतलब समझे, न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है उसको अलग करने में जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। जैसे देख रहे हैं कि न्यूक्लियस है उसमें बाइंडिंग एनर्जी दिए तो क्या हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो गया, अलग हो गया। एक्स जेड से ए तक है अब प्लस बाइंडिंग एनर्जी, इसमें प्रोटॉन और अलग हो जाएगा, न्यूट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इट इज एक्चुअली एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द मास डिफरेंस, जो ये आता है वह क्या हो जाता है, मास डिफेक्ट के कारण जो एनर्जी होता है उसके बराबर होता है। मतलब वो जो समझिए ना, मास डिफेक्ट वाला एनर्जी इंटू सी स्क्वायर कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगा। देख रहे ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम क्या है, मास डिफेक्ट और सी स्क्वायर, उसी चीज को लिख दिया यहाँ से उठा के, इस चीज को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हम अब नेक्स्ट देखने जा रहे हैं फ्यूजन और फ्यूजन। ठीक है, जो आप लोग जानते हैं कि फ्यूजन और फ्यूजन, इसी चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं कि फ्यूजन और फ्यूजन क्या है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी
बाई एटॉमिक मास, बाइंडिंग एनर्जी बाई एटॉमिक मास। हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल के उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब ये उसका ग्राफ है, ये क्या है, उसके मास नंबर का ग्राफ। इसमें क्या करना है कि बाइंडिंग एनर्जी बाई उसका एटॉमिक मास, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट जो उसका मास जो होगा, जितना कम होने के कारण जो हैवियर न्यूक्लियाई अनस्टेबल होता है, मतलब ये जो जितना कम होगा उतना ही क्या हो गया, अनस्टेबल होगा। अब देखो ये कब कम होगा, जब इसका एटॉमिक मास ज़्यादा हो, मतलब इतना समझिए ना कि ज़्यादा हेवियर पार्टिकल होता है जो अनस्टेबल होता है। जैसे आप लोग पढ़े होइएगा, ज़्यादा करके एटॉमिक नंबर क्या हम पढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर पढ़े हैं कहाँ तक, 30 35 40 50 तक पढ़े हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़े हैं। उससे ज़्यादा एलिमेंट का नहीं पढ़े हैं, क्योंकि उससे आगे ज़्यादा का क्या होता है, मास बहुत ज़्यादा रहता है। 72 73 के जब देखेंगे, 72 का लेंगे चाहे 73, उसका मास 200 प्लस रहता है, 200 250 प्लस रहता है। तो हैवी न्यूक्लियर है, हैवी न्यूक्लियस तो उसका क्या होगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना कि बेंडिंग एनर्जी बाई ए का वैल्यू बहुत कम होगा, अनस्टेबल होगा। तो स्टेबल होने के लिए खुद को क्या करेगा, डीके करता है, मतलब खुद से उससे में क्या होगा, एनर्जी या जो भी उससे पार्टिकल निकलेगा, ठीक है। तो उसमें से हम देखेंगे फ्यूजन और फ्यूजन क्या होता है, पहले इसको समझेंगे। बाइंडिंग एनर्जी फर्स्ट इंक्रीज, अगर बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करता है देन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन मास, ठीक ना। बाइंडिंग एनर्जी किस पहले इंक्रीज करता है और उसके बाद क्या होता है, डिक्रीज करता है, किसके साथ, मास के इंक्रीज करने के बाद। अगर मास बढ़ा रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पहले तो इंक्रीज करता है, उसके बाद क्या कर जाता है, डिक्रीज, ठीक है। जैसे यहाँ कहना चाह रहा है ना इस ग्राफ में कि जैसे 30 एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक मास 30 से कम है तो उसका फ्यूजन होगा। फ्यूजन मतलब जुड़ना, फ्यूजन मतलब क्या होता है, जुड़ना। मतलब एक दो तीन लाइटर मिल के एक हैवियर बनेगा तो हो गया फ्यूजन। मतलब लाइट न्यूक्लियाई मतलब हल्का न्यूक्लियस है, तो वो क्या करेगा, अपने आप को फ्यूजन करेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, मास बढ़ जाएगा। तो जैसे ही उसका क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं, यहाँ पे मास बढ़ जाएगा, ठीक ना, जो भी उसका मतलब मास जो भी होगा बढ़ जाएगा। ये हेवी न्यूक्लियस है, हेवी न्यूक्लियस क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए क्या होगा ना कि खुद को उसमें से कुछ डीके करेगा, डीके करेगा मतलब उसमें फ्यूजन होगा, मतलब उसमें से जो हैवियर न्यूक्लियस क्या होता है, जो लाइटर में टूटता है उसको फ्यूजन बोलते हैं। लाइटर न्यूक्लियस जो मिलकर जो हैवियर बनता है उसको फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। मतलब जुड़ना को बोलते हैं फ्यूजन और टूटना क्या बोलते हैं, फ्यूजन, ठीक है। यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जो है कांस्टेंट होता है फॉर मिडिल, मतलब 30 से लेके 170 के बीच में जब मास रहेगा 170 के बीच में, तो उसका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स, जो न्यूक्लियर फोर्स क्या रहता है, शॉर्ट रेंज फोर्स रहता है। इसके कारण इस लाइन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस लाइन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जब किसी प्रोसेस में बाइंडिंग एनर्जी बाई न्यूक्लियस वनलीज इंक्रीज करे तो उसका जो होता है एनर्जी क्या होता है, रिलीज करता है, ठीक है। पहले आप समझते हैं यहाँ पे एक एक करके कि जैसे फ्यूजन और फ्यूजन, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझिए कि यहाँ पे क्या है, फ्यूजन। फ्यूजन फ्यूजन में क्या होता है, हेवी न्यूक्लियाई, हेवी न्यूक्लियाई क्या होता है, छोटा होता है। मतलब हेवी न्यूक्लियाई क्या होता है, छोटा होता है। इससे मतलब समझो इसमें क्या होता है ना, फ्यूजन में टूटता है, यानी बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटता है, ठीक है। मतलब हेवी न्यूक्लियाई का छोटा होना को क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। जो बड़ा न्यूक्लियस क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े में टूटते हैं। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे X4 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 X2 में टूट गया यहाँ पे और एनर्जी रिलीज करेगा। जैसे यहाँ 90 है तो एगो 80 10 में टूटा, एगो 80 में टूट गया और इस एनर्जी रिलीज करेगा। टूटेगा तो एनर्जी जरूर उसमें क्या होगा, रिलीज ही होगा। फ्यूजन उसी तरह से हम फ्यूजन देख रहे हैं, तो फ्यूजन में क्या हो रहा है ना कि लाइट न्यूक्लियस का जो होता है, ये जो किसका होता है, लाइट मतलब हल्का न्यूक्लियस का, जो ये फ्यूजन फ्यूजन किसका होगा, हेवी न्यूक्लियस का। ये किसका होता है, लाइट न्यूक्लियस मतलब छोटा न्यूक्लियस का, हल्का न्यूक्लियस का। छोटा न्यूक्लियस आसान से जुड़ जुड़ कर एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। उसको फ्यूजन बोलते हैं। जैसे 10 प्लस 90 मिल के यहाँ पे इस तरह से बन गया क्या, 80 बना। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि मास कंजर्व नहीं रहा, मतलब कुछ एनर्जी यहाँ से क्या होगा, रिलीज करेगा, ठीक है। एनर्जी रिलीज यहाँ से कर देता है, इसलिए वहाँ पे क्या है कि मास सेम नहीं ले रहे हैं।